हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 भौतिकी बुक 1 के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय अनुमानित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों VVI गेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 12th बोर्ड्स 2023 की वार्षिक परीक्षाओं एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए बिहार 12th बोर्ड तथा अदर 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत आवेश का बीमा होता है। विकल्प ए है AT, विकल्प बी AT-1, विकल्प सी A-1 कैपिटल T, डी AT का पावर 2। यहाँ ए विद्युत धारा का बीमीय संकेत है, जिसे एम्पियर का संकेत ए होता है, तथा टी क्या है, टाइम का संकेत है। तो विकल्प ए सही है। इसमें AT विद्युत आवेश होता है, विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा का बीमीय संकेत ए, समय का बीमीय संकेत टी, तो विद्युत आवेश का बीमा होगा AT। तो विकल्प ए सही है। लेकिन यहाँ मैं ए पर टिक कर देता हूँ, विकल्प ए को टिक करता हूँ। लेकिन आप सभी को OMR शीट पर ए के सर्किल को, ए के वृत्त को पूरा ब्लू पेन या ब्लैक पेन से पूरा वृत्त को रंगना होगा। यहाँ अगर विकल्प किसी बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर AT के जगह कैपिटल IT रहेगा, कैपिटल IT भी विकल्प दिया होता तो वह भी सही होता। विद्युत धारा का बीमीय संकेत कैपिटल A या कैपिटल I दोनों होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। विकल्प ए न्यूटन पर मीटर, बी फैराड पर मीटर, सी है CV-1, जहाँ C धारिता का संकेत है, कैपेसिटेंस का, तथा विकल्प डी FM कैपिटल F फैराड का संकेत है, M मीटर। फैराड किसका मात्रक होता है? फैराड SI मात्रक होता है धारिता का। तो इसमें विकल्प एप्सिलॉन 0 का मात्रक है फैराड पर मीटर। ये विकल्प बी सही है, फैराड पर मीटर, FM माइनस कैपिटल F स्मॉल m -1 फैराड पर मीटर। एक अन्य मात्रक होता है जो ज़्यादा प्रचलित, वही मात्रक है एप्सिलॉन 0 का, कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर उस मात्र कूलॉम्ब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के जगह फैराड पर मीटर दिया है। तो इस प्रश्न में, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फैराड पर मीटर सही होगा, विकल्प बी। लेकिन अगर कभी कभी इस मात्रक के अलावा जो प्रचलित मात्रक ज़्यादा है, कूलॉम्ब स्क्वायर C² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, वह भी दिया होता है। तो अगर वह विकल्प होता कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वह भी सही विकल्प होता। लेकिन यहाँ कूलॉम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है, उसके जगह फैराड पर मीटर है, इसलिए फैराड पर मीटर एप्सिलॉन 0 का मात्रक है, वह सही विकल्प होगा बी FM-1। अब क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। विकल्प ए है ऑप्शन ए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, बी 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर nm स्क्वायर C-2, सी 9 × 10⁻12 m स्क्वायर C-2, एवं डी विकल्प डी 9 × 10⁻−12 n m स्क्वायर मीटर स्क्वायर C-2 कूलॉम्ब का पावर -2। इसमें विकल्प ए सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन n m स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम्ब स्क्वायर, दैट इज C-2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पानी, जल, वाटर का परावैद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या एप्सिलॉन R का मान होता है। विकल्प ए है 80, बी 60, C1, डी 42.5। सही विकल्प 80 होगा। पानी, जल का परावैद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान हाई होता है, उच्च होता है, और वह मान 80 होता है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हवा में एप्सिलॉन R का मान होता है। तो विकल्प ए है 0, बी विकल्प बी अनंत, C1, डी 9 × 10⁻9। तो हवा या निर्वात में एप्सिलॉन R का मान
1 होता है। तो विकल्प इसमें 1 है किस विकल्प में, सी में, तो विकल्प सी सही है। OMR शीट पर सी के वृत्त को, सी के सर्किल को ब्लू या ब्लैक पेन से पूरा रंगना होगा। यहाँ मैंने सी को टिक किया है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत होने वाला या गुजरने वाला, बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। विकल्प ए है, विकल्प ए क्यू इंटू इप्सिलम जीरो, विकल्प बी क्यू अपॉन इप्सिलम जीरो, सी इप्सिलम जीरो अपॉन क्यू, डी इप्सिलम क्यू स्क्वायर इप्सिलम जीरो। तो इसमें विकल्प बी सही है। किसी गोलीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ के अंदर अगर प्लस क्यू आवेश हो तो उससे उसके पूरे सतह से बाहर निकल, संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला, निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस का प्रमेय भी कहा जाता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे प्रायः सभी 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में तथा CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी इसे पूछा जाता है, फिजिक्स के पेपर्स में। तो विकल्प बी सही है, क्यू अपॉन इप्सिलम जीरो। गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के, जो कि एक बंद पृष्ठ है, उसके संपूर्ण पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से बाहर निकलने वाला, निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 गॉस का प्रमेय से। सही विकल्प बी सही है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है। सापेक्षिक विद्युतशीलता जिसका संकेत होता है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर होता है संकेत, आर का मतलब रिलेटिव, सापेक्ष, और एप्सिलॉन विद्युतशीलता या परावैद्युतता का संकेत है। तो विकल्प ए है ε/ε0, बी एप्सिलम गुने एप्सिलम जीरो, सी एप्सिलम प्लस एप्सिलम जीरो, डी एप्सिलम माइनस एप्सिलम जीरो। तो किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलम आर, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलम, या माध्यम की कुल परावैद्युतता, कुल विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलम, तथा निर्वात या शून्य की परावैद्युतता या विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर होता है। तो विकल्प ए सही है, एप्सिलम आर इक्वल्स टू एप्सिलम/एप्सिलम जीरो। क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट बराबर होता है ए, ऑप्शन ए 1 जूल 1 जे, ऑप्शन बी 1 जे सी माइनस 1, सी 1 कूलॉम 1 सी जे माइनस 1 कूलॉम पर जूल, एंड डी 1 जे सी 1 जूल कूलॉम। तो 1 वोल्ट किसका यूनिट होता है, विद्युत विभव का। इस प्रश्न को मैंने इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव का मात्रक निम्न में से कौन है। तो या तो कूलॉम प्रति वोल्ट विकल्प होगा, नहीं तो वोल्ट होगा। दोनों विकल्प में जो दिया रहेगा वह सही होगा। या तो वोल्ट होगा, नहीं तो या तो वोल्ट होगा, नहीं तो जूल प्रति कूलॉम होगा। या तो जूल प्रति कूलॉम, नहीं तो वोल्ट। तो इसमें 1 जूल प्रति कूलॉम, जिसको कि 1 वोल्ट कहा जाता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलॉम 1 जेसी माइनस 1। यह विकल्प भी सही है। अगर पूछा जाता कि विद्युत विभव का मात्रक निम्न में से कौन है, तो पर भी जूल पर कूलॉम के रूप में उसका आंसर होता। तो केवल विद्युत विभव का मात्रक है तो केवल जूल पर कूलॉम होता, उसमें 1 देने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ चूँकि 1 वोल्ट का मान है तो 1 जूल पर कूलॉम। कभी कभी विद्युत विभव पर ऐसे भी इसके सूत्र पर भी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत विभव का सूत्र है तो V बराबर W/Q, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल हो गया, आवेश का मात्रक कूलॉम, इसलिए विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट होता है। तो 2-3 ढंग से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, तो जूल पर कूलॉम अगर रहेगा तो विकल्प सही है। अगर जूल पर कूलॉम की जगह वोल्ट होगा तो वोल्ट भी सही है। तो एक ही क्वेश्चन से मतलब 2-3 ढंग से इसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत वाहक बल की इकाई मात्रक है। विकल्प ए न्यूटन, बी जूल, सी वोल्ट, डी न्यूटन प्रति एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है जूल प्रति कूलॉम। जो विद्युत विभव का मात्रक होता है वही विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल भी विभवांतर है खुला परिपथ में। खुला परिपथ में किसी सेल का विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो विद्युत वाहक बल को भी मापा जाएगा कार्य प्रति आवेश के द्वारा, और विभवांतर को भी, विभव को भी कार्य प्रति आवेश के द्वारा ही मापा जाता है। तो इसलिए विद्युत वाहक बल जिसका संकेत स्मॉल ई या कैपिटल ई होता है, तो उसका ऐसा ही मात्रक वही होगा जो विद्युत विभव का होगा या विद्युत विभवांतर का होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा। तो विकल्प सी सही है, वोल्ट, इसे भी संकेत से सूचित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV स्मॉल ई कैपिटल V सिंबल इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसका मात्रक है? विकल्प ए आवेश, बी विभवांतर, सी धारा, विकल्प डी ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, विकल्प डी सही है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, विकल्प डी सही है। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है? ए विद्युतीय फ्लक्स, बी विद्युतीय विभव, सी विद्युतीय धारिता, डी विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का E=V/R या E=-dV/dr। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और dr दूरी है तो उसका मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होगा। और यह विकल्प डी सही है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। विकल्प ए ओम मीटर, बी एम्पियर मीटर, सी वोल्ट मीटर, डी वोल्ट मीटर इनवर्स। सही विकल्प वोल्ट मीटर, कैपिटल V स्मॉल m VM। तो विकल्प सी सही वोल्ट सही है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत तीव्रता कैपिटल E एवं विद्युत विभव V में संबंध है। विकल्प ए E dV/dr, जिसे विभव प्रवणता कहा जाता है, dV/dr। बी E-dV/dr। विकल्प सी E=dV/dr तथा विकल्प डी E=-dV/dr। इसमें विकल्प बी सही है, E=-dV/dr। कैपिटल ई क्या है? विद्युत तीव्रता का संकेत है और भी विद्युत विभव का संकेत है। तो विद्युत तीव्रता विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर dV/dr, जिसे विभव प्रवणता कहा जाता है। तो सही विकल्प होगा विद्युत तीव्रता कैपिटल ई तथा विद्युत विभव भी में संबंध है, E=-dV/dr। विकल्प बी सही है। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और अगर इस प्रश्न में यह पूछा जाता है कि विभव प्रवणता निम्न में से किसके बराबर होता है, तो यहाँ तो विद्युत तीव्रता और विभव में संबंध है, तो E=-dV/dr। अब यह क्वेश्चन यह पूछा जाता वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, 4 विकल्प उसमें भी रहता, तो सही उत्तर होता dV/dr। उसमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब विद्युत तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच संबंध देखना होगा, संबंध दर्शाने वाला सूत्र होगा, तो वहाँ पर E=-dV/dr। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत द्विध्रुव की या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव का व्यंजक होता है। विकल्प ए 1/4πε0 P cos θ/r, बी 1/4πε0 P/r², सी 1/4πε0 × P/r, डी 0। विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से थीटा झुकाव कोण पर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से थीटा झुकाव कोण पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक होता है V=1/4πε0 P cos θ/r। लेकिन निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा? निरक्षीय स्थिति क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो उसके लिए थीटा 0 हो जाएगा। तो विद्युत विभव के सूत्र में V=1/4πε0 P cos 90/r, cos 90 0। इसलिए विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कहीं भी होगा, कोई भी बिंदु होगा, वह विद्युत ध्रुव के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी हो, कहीं भी होगा तो θ=90। इसलिए विद्युत विभव का मान 0 होगा। ऑप्शन डी विकल्प डी सही है। बहुत ही एक यह अच्छा इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है या व्यंजक कितना होता है? विद्युत विभव का मान एक्चुअली 0 होता है। व्यंजक तो विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत ध्रुव के अक्ष से थीटा झुकाव कोण पर 1/4πε0 P cos θ/r होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में θ 90 तो cos 90 0, इसलिए
विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति के विद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सी धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता होगी। अगर सी धारिता है, 3 संधारित्र है, समान संधारित्रों की संख्या है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में चूँकि फॉर्मूला सूत्र होता है, अगर 3 भिन्न भिन्न संधारित्र होते तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लेकिन समान संधारित्र है तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, दैट इज CS इक्वल टू C/3। या एक ट्रिक फार्मूला भी है, n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में समान संधारित्र, समान कैपेसिटर्स अगर श्रेणी क्रम संयोजन में हो तो उनकी श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का सूत्र होता है CS इक्वल टू C/N। तो यहाँ पर संधारित्रों की समान संधारित्रों की संख्या कितनी है, जिसकी प्रत्येक की धारिता C है, 3 है, तो CS बराबर C बटा N की जगह 3 हो जाएगा, तो C/3। तो विकल्प C सही है, C/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, कभी कभी पूछा जाता है यह 12th बोर्ड की परीक्षाओं में। विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक होता है, विकल्प है ए वोल्ट प्रति कूलम Vc-1, बी मीटर क्यूब तो आयतन का मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का यह विकल्प गलत होगा। सी फैराड तथा डी न्यूटन, और न्यूटन एन को भी हम जानते हैं, न्यूटन में बल का एसआई मात्रक होता है, तो बी और डी विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। बी मीटर क्यूब है बी में, तो आयतन का होगा, और डी एन न्यूटन बल का होगा। अब ए वोल्ट पर कूलम या फैराड, तो सही मात्रक होता क्या है, सी इक्वल टू Q/V होता है, मतलब कूलम पर वोल्ट होता है, वोल्ट पर कूलम भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन भी गलत, तो अब बच गया सी, तो सी ऑप्शन सही है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या उसका प्रचलित मात्रक है कूलम प्रति वोल्ट को फैराड कहा जाता है, फैराड, जिसको कैपिटल F संकेत से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की प्रतिरोधकता का सूत्र निम्न में से कौन सा है। ए विकल्प है रो, प्रतिरोधकता का संकेत है कैपिटल R A बटा L, बी रो इजकल टू L अपॉन RA, सी रो इजकल टू RL अपॉन A, डी इजकल टू रो, डी विकल्प है रो इजकल टू RLA। तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बीच संबंध होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है प्रतिरोधकता के पद में कैपिटल R इजकल टू रो L अपॉन A, इसलिए रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L। तो विकल्प ए सही है, प्रतिरोधकता का सूत्र सही है। सूत्र कौन सा है, विकल्प ए में है रो इजकल टू RA अपॉन L। क्वेश्चन नंबर 18, ताप बढ़ने से किसी अर्धचालक जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, तो का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विकल्प ए है बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी शून्य हो जाता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, चालकता बढ़ती है, तो विकल्प बी सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, घटती है। अगर यही प्रश्न यह होता कि ताप बढ़ने से किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है, तब विकल्प होता बढ़ता है, चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। मतलब ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। वह प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, किसी न किसी बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है, जबकि अर्धचालक में उल्टा है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता घटती है, इसलिए कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। तो ताप बढ़ने से क्या होगा कि ताप बढ़ने से अर्धचालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसके कारण ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तो विकल्प बी सही है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटता है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विकल्प ए है चांदी, बी है तांबा, सी है सोना, डी है जस्ता। चांदी सबसे अच्छा चालक है, तांबा भी है उसके बाद, लेकिन चांदी सबसे अच्छा, चारों दिए गए विकल्प में चांदी सबसे अच्छा और सभी से अच्छा, मतलब जितने भी धातु हैं उसमें चांदी सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का। तो विकल्प ए सही है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अब क्वेश्चन नंबर 20,
विद्युत परिपथ की शक्ति होती है विकल्प ए V इंटू आर, बी वी स्क्वायर इंटू आर, सी वी स्क्वायर बाई आर, डी वी स्क्वायर आर टी। सही विकल्प होगा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बाई आर। चूँकि पावर का सूत्र होता है V बराबर P इजकल टू V इंटू आई, माने वोल्टेज गुने धारा, और I को ओम का नियम से V बाई आर लिखा जा सकता है। तो P पावर बराबर हो जाएगा V वोल्टेज गुने I के जगह V बाई आर, तो V इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा अंश में, न्यूमरेटर में V स्क्वायर बटा आर, P इजकल टू V स्क्वायर बाई आर। और अगर धारा के रूप में शक्ति को व्यक्त करना हो वह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो वह P इजकल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज V इंटू धारा I एंड V इजकल टू आई आर, ओम का नियम से आई आर गुना आर, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो पावर को धारा के पद में व्यक्त किया जा सकता है आई स्क्वायर आर, लेकिन यहाँ पर विभवांतर के पद में व्यक्त किया हुआ है चारों ऑप्शन में, इसलिए विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर V स्क्वायर बाई आर, विकल्प सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 21, 60 वाट एवं 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी विकल्प ए 100 वाट, बी 2400 वाट, 2400 वाट, सी 30 वाट, डी 24 वाट। सही विकल्प डी होगा। चूँकि श्रेणी क्रम संयोजन में जब दो बल्ब, एक बल्ब का पावर है P1 इजकल टू 60 वोल्ट और P2 इजकल टू 40 वोल्ट, P1 इजकल टू 60 वाट एंड P2 इजकल टू दूसरे बल्ब की शक्ति है P2 बराबर है 40 वाट। तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सम्मिलित शक्ति PS इजकल टू फार्मूला होगा 1/PS इजकल टू 1/P1 प्लस 1/P2, दैट इज PS इजकल टू P1 गुना P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो यहाँ पर P1 कितना है 60 वाट है, P2 कितना है 40 वाट है, अपॉन 60, तो 60 इंटू 40, P1 इंटू P2 दैट इज 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। 60 इंटू 40 कितना हो जाएगा 2400 अपॉन 60 प्लस 40 100, तो 2400 अपॉन 100। तो अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 24 वाट बचेगा। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो 60 वाट एवं 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी सम्मिलित शक्ति होगी 24 वाट। फार्मूला उपयोग होगा PS बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। और वहीं पर अगर दोनों बल्बों को 60 वाट तथा 40 वाट के दोनों बल्बों को अगर से समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समानांतर क्रम के लिए सूत्र होगा P पावर इन पैरेलल, दैट इज PP, सफिक्स में स्मॉल p दे देंगे, और कैपिटल P पावर के लिए तो PP इजकल टू P1 प्लस P2। तो उस सिचुएशन में P1 कितना है 60 वाट है पहले बल्ब की शक्ति, दूसरे बल्ब की शक्ति P2 कितना है 40, 60 प्लस 40 100 वाट हो जाता है। लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम में है, दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं, इसलिए सम्मिलित पावर कितना होगा दोनों बल्ब का 24 वाट होगा। अब एक और प्रश्न हो सकता है कि अगर R प्रतिरोध के चालक से होकर I धारा T समय तक प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण कितना होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण H इजकल टू I स्क्वायर RT। तो यह प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी किसी 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम निम्न में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है। A ऊर्जा संरक्षण, B आवेश संरक्षण, C संवेग संरक्षण नियम, D द्रव्यमान संरक्षण। सही विकल्प होगा B आवेश संरक्षण नियम। किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और इस प्रश्न को, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे प्रायः सभी 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसके अलावा CBSE बोर्ड में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। और इसी ढंग से हो सकता है कि पूछा जाए पहला नियम की जगह दूसरा नियम, कि किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे वोल्टेज रूल भी कहा जाता है, वोल्टता का नियम, वह किस निम्न में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है। उसमें भी 4 विकल्प, अगर यही सब हो, माने यही सब विकल्प हो, ऊर्जा पर, आवेश पर, संवेग पर, द्रव्यमान पर, तो उसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो वैसी स्थिति में किरचॉफ का दूसरा नियम अर्थात वोल्टेज का नियम, वो आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण नियम पर।
तो इस प्रश्न में तो, इस वीडियो में तो मैंने इसे VVI क्वेश्चन में इसे पहला नियम को शामिल किया है, लेकिन दूसरा नियम भी पूछा जाता है अक्सर, तो वह किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत या समान रहती है? विकल्प ए विभवांतर, बी धारा, सी विभवांतर एवं धारा, डी कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा विभवांतर। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नियत होता है, विकल्प ए सही है। ए को हमने टिक किया, लेकिन OMR शीट पर ए के सर्किल को, वृत्त को पूरा रंगना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वोल्ट मीटर मापता है ए, ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी विभवांतर, सी धारा, डी कोई नहीं। तो विभवांतर, वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ऑप्शन बी सही है। कभी कभी वोल्ट मीटर पर आधारित एक अन्य प्रश्न भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कम, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। और अगर कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अधिक, कम, अनंत, शून्य, तो सही उत्तर होगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बहुत उच्च होता है, जिसे अनंत माना जा सकता है। और उसके विपरीत एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वैसे आमीटर का प्रतिरोध कम होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ 12th बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है कम, अधिक, शून्य, अनंत। तो सही उत्तर होगा आमीटर का प्रतिरोध कम होता है। लेकिन एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इन सभी प्रश्नों को भी आप लोग तैयार करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने यह प्रयास किया है कि कुछ उनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट कर वीडियो तैयार किया जाए। तो अब क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। विकल्प ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3। सही विकल्प होगा 2। विकल्प सी, मैंने कहने का मतलब है विकल्प सी सही है, मतलब लाल रंग का मान होता है। लाल रंग के कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग के प्रतिरोध का मान 2 होता है, 2। तो विकल्प सी सही है। अब इसी में हो सकता है कि लाल रंग की जगह हरा दे दे कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान होता है। तो हरा रंग का मान कितना होता है? 5 होता है, 5। उसी ढंग से नारंगी रंग है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नारंगी रंग के प्रतिरोध का मान होता है। तो नारंगी रंग का प्रतिरोध का मान 3 होता है। तो इस ढंग से अगर नारंगी की जगह अगर पीला रंग रहे तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान या पीला रंग के मान का पीला रंग के प्रतिरोध का मान होता है। तो वह पीला रंग के लिए प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑरेंज के बाद आता है पीला। तो पीला रंग के लिए प्रतिरोध का मान कितना होगा? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान 4 हो जाएगा। तो उसके लिए एक सेंटेंस है, उसको याद रखना होता है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो अगर इसको याद रखेंगे तो, और कलर का रंग जो होगा 0 से लेकर के 9 तक के अंक का उपयोग होता है। सबसे पहला कलर बी ब्लैक, उसके बाद ब्राउन होता है भूरा, तब रेड होता है। तो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, जिसका इसमें प्रश्न में है भी। उसके बाद रॉय है, ऑरेंज के लिए 3 हो जाएगा। तो उसके बाद वाई है, वाई का मतलब येलो, तो येलो के लिए 4 हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन आता है, तो ग्रीन के लिए माने हरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का मान, कलर कोड का मान कितना होता है? हरा रंग के लिए 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखा जा सकता है अगर वह सेंटेंस आप याद रखते हैं। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान के विभिन्न रंगों के प्रतिरोध का मान का संख्यात्मक मान को जानने के लिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
चुंबकत्व से रिलेटेड है, चुंबकीय गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व से। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर भी सदिश वेग से गतिशील आवेश के ऊपर क्रियाशील चुंबकीय बल का व्यंजक है। ए विकल्प ए है एफ एम इजकल टू क्यू भी क्रॉस बी, बी है एफ एम इजकल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी है एफ एम इजकल टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन क्यू, डी एफ एम क्या है, चुंबकीय बल का संकेत है, बराबर भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा क्यू। सही विकल्प होगा एफ एम इजकल टू क्यू भी क्रॉस बी। और यह भी एक इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र जिसका संकेत कैपिटल बी वेक्टर है उसमें अगर भी वेग से कोई गतिशील आवेश क्यू, गतिशील आवेश जिसका संकेत आवेश का क्यू है, भी वेग से गतिशील हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल कितना काम करता है, एफ एम इजकल टू क्यू भी क्रॉस बी, भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को भी साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो सदिश वन के रूप में क्यू आवेश पर क्रियाशील बल को, चुंबकीय बल को एफ एम इजकल टू क्यू भी साइन थीटा, ऐसे यहाँ पर सदिश वन के रूप में है। तो क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके अलावा अगर गतिशील आवेश क्यू दोनों मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में, जहाँ दोनों उपस्थित हो, तो समरूप विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्यू आवेश गतिशील है तो उस पर जो कुल बल क्रियाशील होगा दोनों क्षेत्रों के कारण, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के कारण, वह होता है एफ इजकल टू क्यू ई वेक्टर, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र है, क्यू आवेश है, तो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वह तो है ही है चुंबकीय बल, प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स भी, चुंबकीय वैद्युत बल भी उस आवेश पर क्रियाशील हो जाएगा। तो इसमें टर्म एक जो ऐड हो जाएगा, चुंबकीय बल तो है ही है यह क्यू भी क्रॉस बी। अब इसमें एफ ई भी, मतलब एफ ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, कैपिटल ई में, ई वेक्टर में, तो उस पर कितना ई सदिश, माने ई सदिश क्या है, ई वेक्टर क्या है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र है। तो कोई आवेश अगर क्यू वैद्युत क्षेत्र ई में अगर स्थित है या गतिशील है तो उस पर कितना बल, वह आवेश कितना बल का अनुभव करेगा, क्यू इंटू ई वेक्टर। तो इसलिए उस स्थिति में जब गतिशील आवेश दोनों क्षेत्र से होकर गुजरता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से होकर, दोनों का प्रभाव है एक साथ, तो उस आवेश पर क्रियाशील कुल बल बराबर होगा एफ बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू भी क्रॉस बी वेक्टर। उसे लॉरेंज बल भी कहा जाता है। वह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि किसी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2023 में पूछा जाए, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2022 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया था लॉरेंज बल निम्न में से कौन सा सही है। तो 2023 में भी किसी न किसी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आने की संभावना है लॉरेंज बल। अब क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर या ध्रुवों पर, पोल्स पर नमन कोण का मान होता है। विकल्प ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। विकल्प बी सही है। ध्रुवों पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी का या दक्षिण ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। वही अगर प्रश्न होता कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होगा 0 डिग्री। तो अब क्वेश्चन नंबर 28, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है। निर्वात वैक्यूम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है ए 0.5, बी अनंत, सी 1, डी 0। सही विकल्प होगा 0। यह भी एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए सूत्र होता है काई, चुंबकीय प्रवृत्ति काई इक्वल टू म्यू आर। चुंबकीय प्रवृत्ति को काई संकेत से सूचित किया जाता है। तो काई इक्वल टू चुंबकीय चुंबकनशीलता से रिलेटेड है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता से, म्यू आर -1। तो निर्वात या शून्य के लिए, निर्वात या हवा या निर्वात के लिए, निर्वात या शून्य एक ही चीज़ है। तो हवा या निर्वात के लिए म्यू आर का मान 1 होता है। तो इसलिए किसी माध्यम के लिए मतलब निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वह क्या होगी, काई इजकल टू काई आर इजकल टू म्यू आर -1। तो म्यू आर 1 हो जाएगा हवा या निर्वात के लिए। तो 1 - 1 दैट इज 0। तो इसलिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। फॉर्मूला से काई इजकल टू या काई आर, इसे काई पढ़ा जाता है, एक्स जैसा जो सिंबल है इसे काई पढ़ा जाता है। CHI लिखते हैं लेकिन काई पढ़ते हैं उसे।
तो काई इजकल टू म्यू आर माइनस 1, तो इसलिए म्यू आर का मान निर्वात या शून्य के लिए 1, तो 1 - 1 दैट इज 0। तो विकल्प डी सही है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई है? ए स्थिर, बी शून्य, सी अनंत, डी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन धनात्मक होता है, तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। कभी कभी वह भी पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो उसमें विकल्प सही होगा ऋणात्मक, निगेटिव। लेकिन यहाँ विकल्प सही होगा, यहाँ तो कम दिया नहीं है, धनात्मक भी दिया नहीं है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो शून्य होता नहीं है, शून्य से ज़्यादा ही होता है, एक से अधिक ही होता है, मतलब कम होता है वैल्यू, लेकिन एक से अधिक ही होता है, और ऋणात्मक होता नहीं है, अनंत होता नहीं है, कम होता है। तो चुंबकीय, तो सही विकल्प होगा ए स्थिर। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम, छोटा होता है, परंतु धनात्मक होता है, तो उसे स्थिर कहा जा सकता है। तो विकल्प ए इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30, लोहा, आयरन या निकेल होता है? कोई भी दे सकता है दोनों में से, लोहा या निकेल। ए अनुचुंबकीय, बी प्रतिचुंबकीय, सी लौह चुंबकीय तथा डी अचुंबकीय। तो लोहा या निकेल दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। विकल्प सी सही है। लौह चुंबकीय, लोहा या निकेल दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, लेकिन दोनों ही लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है? ए BV बटा BH, tan डेल्टा बराबर BV बाई BH, बी tan डेल्टा बराबर BH बटा BV, सी tan डेल्टा इजकल टू BV इंटू BH, एवं डी विकल्प डी बी tan डेल्टा इजकल टू BV अपॉन BH का होल स्क्वायर। सही विकल्प है ए tan डेल्टा इजकल टू BV अपॉन BH। यहाँ BV क्या है? पृथ्वी के किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उदर घटक है BV, और BV का मान कितना होता है? B साइन डेल्टा, तथा BH क्या है? पृथ्वी के उसी जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, BH का मान कितना होता है? B कॉस डेल्टा। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि BH का मान कितना होता है। 4 विकल्प होगा, B कॉस डेल्टा, B साइन डेल्टा, B tan डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी का मान भी आप लोगों को याद रखना होगा। BH इजकल टू B कॉस डेल्टा, एवं B भी उदर घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के किसी जगह पर BV बराबर B साइन डेल्टा, तथा B क्या है? B पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के किसी जगह पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है B, और B का भी फार्मूला होता है, जो कि दोनों को मतलब BH इजकल टू B कॉस डेल्टा एवं BV इजकल टू B साइन डेल्टा को के दोनों और वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो वह फार्मूला आ जाएगा। B का मान मतलब B वेक्टर का मान, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो B वेक्टर का मॉड हो जाएगा रूट अंडर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो B का मान कितना हो जाएगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के किसी जगह पर B इजकल टू कैपिटल B मॉड इजकल टू दैट इज B कैपिटल B इजकल टू रूट अंडर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। और इस प्रश्न को भी 2022 की परीक्षा में, बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। किसी अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में 2023 में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, एक गर्म तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर मापता है? विकल्प ए AC का औसत मान, बी AC का वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू, सी AC का तात्कालिक मान, एवं डी AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए AC लिखा गया है, A डॉट C डॉट्स छोटे रूप में प्रत्यावर्ती धारा का, तो AC का शिखर मान विकल्प डी है। तो विकल्प बी सही है। AC का मतलब एक गर्म तार एमीटर मापता है, हॉट वायर एमीटर मेजर्स क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, माने AC का वर्ग माध्य मूल मान, RMS वैल्यू ऑफ AC। विकल्प बी सही है। और इस प्रश्न को भी 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, डायनमो या जनरेटर के कार्य का सिद्धांत आधारित है? ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, सी प्रेरित चुंबकत्व पर, डी प्रेरित विद्युत पर।
सही विकल्प है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनमो या जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनमो या जनरेटर की जब आर्मेचर जब शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है तो उससे संबद्ध मतलब आर्मेचर कुंडली, डायनमो या जनरेटर की आर्मेचर कुंडली से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। डायनमो या जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी बहुत से 12 बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उसमें एक विकल्प होगा अनुन्य प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। तो सही विकल्प होगा अनुन्य प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर आधारित है अनुन्य प्रेरण पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। अनुन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें 2 कॉइल होते हैं ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक कॉइल एवं द्वितीयक कॉइल। इसलिए ट्रांसफार्मर आधारित है अनुन्य प्रेरण की घटना पर। एक कॉइल से होकर, प्राथमिक कुंडली से होकर के प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में भी उत्पन्न होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर आधारित है किस सिद्धांत पर? अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। जबकि डायनमो आधारित है किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर अनुन्य प्रेरण पर, और डायनमो या जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का अनुपात है। तो यह अनुपात होगा क्योंकि IRMS जो होता है वर्ग माध्य मूल मान धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का, वो I0/√2 होता है। तो यहाँ अनुपात है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का अनुपात, मतलब IRMS बटा I0 क्या हो जाएगा? 1/√2, 1/√2। और 1/√2 कितना होगा? √2 का मान 1.414, 1/1.414, तो 0.707, 1.441 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.707। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान, महत्तम मान I0 के बीच संबंध क्या हो गया? 1/√2। विकल्प बी सही है। और अगर 0.707 के रूप में पूछता है तो IRMS बराबर हो जाएगा कितना? पीक धारा मतलब शिखर धारा I0 का, महत्तम धारा I0 का कितना गुना हो जाएगा? 0.707 गुने I0। यह दूसरा प्रश्न हो सकता है, मतलब इसी प्रश्न से यह दूसरा प्रश्न भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पूछा जाता है कभी कभी। बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया, उस ढंग से भी पूछा गया। IRMS बराबर 0.0707 इंटू I0। और यह भी पूछा जा चुका है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का अनुपात तो 1/√2 होगा। और उस ढंग से पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का कितना गुना होता है, कौन सा विकल्प सही है? एक विकल्प सही होगा 0.707 गुने I0 बराबर IRMS। अब क्वेश्चन नंबर 36, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा का मतलब कुल प्रतिरोध। तो LR परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है, विकल्प है A = R + ω/L, B = R² + ω² L², C = √R + ω/L, D = √R² + ω² L²। तो कुल प्रतिबाधा LR परिपथ की होती है √R² + ω² L²। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 36 में √R² + ω² L², LR परिपथ की कुल प्रतिबाधा। अगर LCR परिपथ की प्रतिबाधा कुल प्रतिबाधा होती तो प्रतिबाधा को Z संकेत से सूचित किया जाता है, तो वह हो जाएगा LCR परिपथ की कुल प्रतिबाधा या कुल प्रतिरोध, टोटल इम्पीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहा जाता है। इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट कितना हो जाएगा? Z = √R² + Lω, R² अलग है, प्लस Lω - 1/Cω का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म में। तो LCR परिपथ के कुल प्रतिबाधा कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में वो भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 LR परिपथ से ही रिलेटेड है। LR परिपथ का शक्ति गुणक cos φ होता है। विकल्प ए है R + ω/L, B R/√R² + ω² L², C R × √R² + ω² L² तथा D ω/L/R। सही विकल्प होगा cos φ = LR परिपथ का। LR परिपथ का मतलब जिसमें प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध
R दोनों उपस्थित हों। प्रेरित्र का, इंडक्टर का प्रेरकत्व होगा L तथा रेजिस्टर का, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा R। तो उसमें केवल 2 ही कंपोनेंट उपस्थित होंगे, L तथा R, और उसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाएगा। तो cos फाई क्या होगा, LR परिपथ का शक्ति गुणक जिसे cos फाई से डिनोट किया जाता है, R कैपिटल R प्रतिरोध अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, दैट इज Z है। यह LR परिपथ का कुल प्रतिरोध है, Z की जगह रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर LR परिपथ का कुल प्रतिरोध है, R बटा Z हो गया। तो विकल्प बी सही है। एक प्रश्न छूट गया क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35, उसके बाद हमने 34 के बाद 36 डिस्कस कर लिया। 35 को भी अब देख लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। प्रतिघात का मात्रक है, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिघात रिएक्टेंस अंग्रेजी में कहा जाता है, का मात्रक है A ओम, ओमेगा संकेत है, B महो MHO, जिसे मो पढ़ा जाता है यूजुअली, लेकिन विकल्प में क्वेश्चन पेपर्स में महो था तो मैंने लिखा, ऐसे MHO मो पढ़ा जाता है अंग्रेजी में। C फैराड कैपिटल F, D एम्पियर A। तो प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात भी क्या है, प्रतिरोध है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वह प्रतिघात कहलाता है। तो प्रतिघात का भी मात्रक जो है प्रतिरोध के समान ही ओम होगा, SI मात्रक ओम, विकल्प ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिघात का SI मात्रक है ओम, ओमेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 छूट गया था, इसे डिस्कस किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ए विकल्प ए है बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, बी है विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर, सी है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र बी तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का सदिश गुणन के समानांतर, और विकल्प डी है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। सही विकल्प होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर के सदिश गुणन के समानांतर। तो विकल्प डी इसमें सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय तरंग पर आधारित अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है, जिसे बिहार 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पेपर में ये पूछा गया था 2022 के एग्जामिनेशन, 2022 में मतलब इसी ईयर में। तो हम लोग तो 2023 के लिए, अगले साल के लिए गेस्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, उसका वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होगा, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होगी यह पूछा जा सकता है दूसरे बोर्ड में, 2023 में भी पूछा जा सकता है, दूसरे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। इसके अलावा ट्रांसफार्मर पर भी प्रश्न हो सकते हैं, और भी प्रश्न हो सकते हैं। केवल ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काज करता है, उसको मैंने बताया, विद्युत अनुन प्रेरण के सिद्धांत पर। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में ऊंचाई, ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में तो वोल्टेज बढ़ता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है या कम होती है, तो अधिक होती है। NS इज ग्रेटर देन NP, जहाँ NS द्वितीय ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल के लिए संकेत यूज किया जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या को NS से डिनोट करेंगे तथा प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या को NP से, तो NS इज ग्रेटर देन NP। इसके अलावा हो सकता है कि 1 प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल किसके बराबर होती है, तो C = होता है 1/√μ0/ε0। तो यह भी किसी न किसी बोर्ड में, 12th बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल किस सूत्र से संबंधित है, किस सूत्र से प्राप्त होती है, तो 1/√μ0/ε0। अगर इसी को C² करके रहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो C² बराबर हो गया 1/√μ0/ε0 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना होगा, μ0/ε0 होगा। तो C² बराबर हो जाएगा 1/μ0/ε0। C² क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग है। तो इस प्रकार से इसमें केवल जहाँ तक संभव हुआ बुक 1 का, क्लास 12 फिजिक्स बुक 1 का, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के
जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको डिस्कस किया गया और अतिरिक्त प्रश्नों को भी कुछ किया गया, 5-7 अतिरिक्त प्रश्नों को भी किया गया, जिसे आप लोग सुन करके उसको तो हमने नंबरिंग करके तो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वैसे मौखिक रूप से मैंने कहा तो आप लोग सुन करके भी उसको नोट कर सकते हैं। उत्तर भी हमने बताया तो आप लोग उसे भी तैयार करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हो सकते थे बुक 1 में उसको मैंने डिस्कस किया। बुक 2 के लिए भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में, मतलब सितंबर में तो निश्चित रूप से उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके अलावा बुक 2 का लॉन्ग क्वेश्चन तथा VVI लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस को, लघुतरीय प्रश्नों को भी 2 अंक के या कुछ बोर्ड्स में 3 अंक के लघुतरीय प्रश्न होते हैं, तो उनके वीडियोज भी नेक्स्ट मंथ में या संभव हुआ तो उसके पहले अगस्त के लास्ट वीक तक भी निश्चित रूप से यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए मैंने काफ़ी पहले इस बार गेस कर दिया, जिससे कि आप लोग ठीक ढंग से तैयारी कर सकें और काफ़ी गुड मार्क्स, बहुत अच्छे अंक फिजिक्स पेपर में प्राप्त कर सकें। इंग्लिश मीडियम में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से ही मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से ही वीडियो तैयार करना पड़ेगा। एक वीडियो में दोनों लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं था, काफ़ी लंबा वीडियो होता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं इसको लेकर के। तो अब हम लोग बुक 2 के वीडियोज में गेस क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट, VVI इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन के वीडियोज के साथ मिलेंगे, लेकिन उसके पहले तो अदर टॉपिक्स जो हैं, अदर चैप्टर्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो छूटे रह गए हैं, उसको भी मैं हिंदी माध्यम में भी डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में तो पहले ही किया जा चुका है। तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।